जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपको याद होगा तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था कि पौधों में पोषण कैसे होता है। आज हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जंतु जो है भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। याद रखिएगा ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, तो उस तरह से आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ से सवाल जो वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि विभिन्न जीव जंतुओं के द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं। दूसरा में पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के क्या क्या चरण हैं, कितने चरण होते हैं। तीसरा है मानव पाचन प्रणाली, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्गन आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बकल कैविटी के बारे में, ओइसोफेगस के बारे में, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो वो डिटेल में जानेंगे। फिर जानेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। घास में सेलुलोज पाया जाता है, तो वैसे जानवर जो सेलुलोज खाते हैं, कहने का मतलब जो घास खाते हैं, वो लोगों का पाचन कैसे होता है, क्या इंसानों के जैसा ही होता है या फिर अलग टाइप का होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मनुष्य सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में जानेंगे। तो टोटल यहाँ पे 6 टॉपिक के बारे में जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। देखिए पहला टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके। तो भोजन को ग्रहण करने और शरीर में उसके उपयोग की प्रक्रिया को पशु पोषण कहा जाता है, यानी कि पशु जो है, जीव जंतु जो है भोजन को ग्रहण करते हैं और किस तरह से उसका यूटिलाइज करते हैं शरीर में, उसी प्रोसेस को हम लोग जो है यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। सभी प्राणियों को ऊर्जा चाहिए, वृद्धि चाहिए, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, भोजन जीव जंतुओं को क्यों चाहिए, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और किसी कारणवश उसके जो बॉडी डैमेज हो जाता है बॉडी पार्ट्स में, तो उसको यहाँ पे मरम्मत करना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से जो है जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। अब जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, इसके अलावा रफेज पाया जाता है। क्लास 6 के पहला वाला चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जटिल पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और इसका उपयोग जो है हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो हम लोगों का बॉडी जो इस चीज़ को डायरेक्ट जो वो नहीं यूज कर सकता है। कैसे यूज करेगा, तो इसको जो छोटे छोटे भाग में तोड़ेगा। इस कार्बोहाइड्रेट को जो है वो बहुत ही सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, तब जाके हम लोग उसका यूज करते हैं। तो यही बात हुआ कि पाचन के दौरान इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को डाइजेशन कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी पोषक तत्व खाते हैं ना, खास करके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, तो ये सब का क्या होता है, डायरेक्ट यूज नहीं हो पाता है। ये सब को क्या किया जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, तब हमारे बॉडी जो वो इसका यूटिलाइज कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। तो वही बात कहा गया है कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का जो प्रोसेस है
उसी को डाइजेशन यानी कि पाचन के नाम से जाना जाता है। अब इस संसार में विभिन्न तरह के जीव जंतु जो है रहते हैं, वास करते हैं, और सभी का भोजन लेने का जो तरीका है वो अलग अलग टाइप का है। ठीक है, जैसे कि चींटी के बारे में कहा जाए तो चींटी किसी चीज़ को चबाता है, च्यूइंग करता है। हमिंग बर्ड जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ये क्या करेगा, सकिंग करेगा। स्नेक क्या करता है, स्नेक कैसे भोजन को लेता है, वो निगलता है, वो चबाता नहीं है, वो क्या करेगा, किसी चीज़ को निगलेगा। ईगल, गरुड़ कैसे लेता है, तो वो किसी चीज़ को फाड़ता है, टीयरिंग करता है। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे जानवर हो गया, चूहा वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसको पकड़ के क्या करता है, टीयरिंग करता है, फाड़ता है। स्नेल क्या करेगा, वो स्क्रैपिंग करेगा, रगड़ कर उस चीज़ को खाएगा। तो विभिन्न जीव जंतुओं के द्वारा जो मोड ऑफ फीडिंग है, भोजन लेने का जो तरीका है, वो आपका अलग अलग होता है। इस टेबल को याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी सवाल देखने को मिल जाता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए स्नेक का मोड ऑफ फीडिंग क्या है। कोई भी ऑप्शन दे देगा, च्यूइंग, सकिंग, स्वेलिंग, टीयरिंग। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसी कारण से इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अब देखिए स्टारफिश में जो भोजन लेने का जो तरीका है, खाना खाने का जो तरीका है, वो दूसरे जंतुओं की अपेक्षा में बहुत ही अलग टाइप का है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्टारफिश उन जानवरों को खाती है जिनके ऊपर कठोर खोल यानी कि हार्ड सेल होते हैं, जैसे कि सीप हो गया, शंख हो गया, ये सभी जानवरों को खाती है। अब ये सभी जो जानवर होते हैं उनका जो खोल होता है ना, सेल, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। स्टारफिश क्या करेगी कि अपने मजबूत हाथों से उस जीव का खोल धीरे धीरे खोल देती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि स्टारफिश किस तरह का होता है, समुद्र में आपका पाया जाता है। जब ये जो सेल है वो खुल जाता है तो स्टारफिश कुछ अजीब करती है। वो क्या करेगी कि अपना पेट मुंह के रास्ते बाहर निकालती है और खोल के अंदर के नरम हिस्से को, सॉफ्ट बॉडी जो होता है, को अपने पेट से पचा लेती है। जब खाना खा लिया जाता है तो पेट फिर से वापस शरीर के अंदर चला जाता है और बाकी का पाचन शरीर के अंदर पूरा होता है। तो समझिए ये जो स्टारफिश है, इसमें पाचन किस टाइप का हो रहा है, ये पेट को ही मुंह के बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, अपना पेट को मुंह के बाहर निकाल दे रही है और ये क्या करती है, जो सॉफ्ट बॉडी होता है, ठीक है, नरम जो हिस्सा होता है आपका इन जीवों का, तो उनका नरम हिस्सा खा लेती है और उसके बाद शरीर के अंदर जब उसका पूर्ण पाचन होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्टारफिश में किस टाइप का पाचन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अब आगे है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के चरण। पोषण जो होता है एक जटिल प्रक्रिया होता है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इंक्लूड्स सेवरल स्टेप्स। तो मुख्यतः जो है पूरा न्यूट्रिशन होने में 5 स्टेप्स होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि इन 5 स्टेप्स को सीरियल वाइज, क्रम के अकॉर्डिंग, क्रमानुसार याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार देखने को मिला है। ठीक है, अगर इसको क्रम अकॉर्डिंग आप याद नहीं रखते हैं तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस स्टेप्स के बाद कौन सा स्टेप आता है। ठीक है, तो इसी कारण से याद रखना। पहला जो प्रोसेस है या फिर स्टेप कहेंगे तो वो है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। सबका हिंदी भी मैंने लिख दिया है ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समस्या ना हो। अब इंजेशन क्या है, अंतग्रहण क्या है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को शरीर में लेता है, मुंह में लेता है। ठीक है, मुख में वो क्या करता है, भोजन को लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि विभिन्न जानवरों में भोजन ग्रहण करने के तरीके जो अलग अलग हैं, जैसे सांप स्वेलो कर रहा था। ठीक है, तो उसी टाइप के विभिन्न जानवरों में भोजन लेने का जो तरीका है, इंजेशन का जो तरीका है, वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। डाइजेशन क्या है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, अब वो आएगा तीसरा स्टेप्स। तो तीसरा स्टेप्स में क्या होगा कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोजन छोटी आंत के दीवार से होकर ब्लड में क्या होती है, प्रवेश करती है। द डाइजेस्टेड फूड passes through the wall of the small intestines into the blood vessel। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ब्लड में जो है वो अवशोषित होगा, एब्जॉर्वेशन होगा। ठीक है, उसका भोजन का। ठीक है, आगे है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब देखिए
भोजन का यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं वो ब्लड में जा चुका है। अब ब्लड में जाने के बाद अवशोषित भोजन का प्रयोग क्या करेंगे, कोशिकाएं शरीर निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में करेंगे। यानी कि ब्लड में चल गया है, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट में चल गया है। अब कोशिका क्या करेगा, कोशिका को यहाँ से मिलेगा एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी का उत्पादन करेगा और जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसका जो है यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। लास्ट जो स्टेप्स है वो है आपका इजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बहिष्करण या निष्कासन के नाम से जानते हैं। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं भोजन में जो पचता नहीं है। तो जो चीज़ नहीं पचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो एनस के द्वारा, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसे शरीर से गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें आपका जो है कहा जाए तो न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये 5 स्टेप्स आते हैं। इन पाँचों को आपको क्रम वाइज याद रखना है। मैंने यहाँ पे एक निमोनिक भी दे रखा है, एक ट्रिक भी दे रखा है कि कैसे आप इन 5 को याद रखिएगा क्रम के अकॉर्डिंग। तो देखिए याद क्या रखना है, ये वाला सेंटेंस बस याद रखिएगा, आई डोंट आस्क एनी एक्सक्यूज, ठीक है। आई का मतलब होता है इंजेशन, डोंट में डी का मतलब डाइजेशन, आस्क में ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एनी में ए का मतलब एसिमिलेशन और एक्सक्यूज में ई एक्स का मतलब पता ही है इजेशन, ठीक है, ई का मतलब इजेशन। तो ऐसे जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा और आप इसको जो क्रम के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको कहीं भी खोजने का प्रयास मत कीजिएगा। याद कैसे रखना है, आई डोंट आस्क एनी एक्सक्यूज, ठीक है। आई से इंजेशन यानी कि सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा। डी से डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद जो भी पोषक तत्व है उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में वो चीज़ जाता है। अब जब ब्लड में चल जाएगा तो जितने भी कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, उसका यूटिलाइज करेगी, ठीक है, एसिमिलेशन करेगी, ऊर्जा उत्पादन करेगी, उससे शरीर का निर्माण करेगी। तो वो चीज़ होगा, एसिमिलेशन होगा। और लास्ट में क्या होता है कि इजेशन होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आई डोंट आस्क एनी एक्सक्यूज, आई डोंट आस्क एनी एक्सक्यूज, ठीक है। अब देखिए जानवरों में इन 5 चरणों के माध्यम से भोजन लिया जाता है, पचाया जाता है, अवशोषित होता है, इस्तेमाल होता है और अंत में बेकार भाग निकलता है, ठीक है। बेकार जो भाग होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो उन 5 स्टेप्स को केवल एक लाइन में समाहित किया गया है। एक लाइन में आप इन 5 स्टेप को याद रख सकते हैं। जानवरों में इन 5 चरणों के माध्यम से भोजन लिया जाएगा, यानी कि उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पहला स्टेप था इंजेशन, तो इंजेशन किया जाएगा, ठीक है। पहला में इंजेशन किया जाएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर आपका उसका इस्तेमाल होगा, एसिमिलेशन, और फिर जो लास्ट में बच गया वो हो जाएगा इजेशन, ठीक है। यह प्रक्रिया सरल जानवरों जैसे अमीबा से लेकर इंसान और जटिल जानवरों में भिन्न भिन्न रूप से होती है, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं मानव में पाचन कैसे होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो मानव पाचन तंत्र जो होता है वो मुख्यतः 2 भागों से बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएटिव ग्लैंड्स, यानी कि आहार नालिका और संबंध ग्रंथियाँ। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा अंग आता है, कौन कौन सा पार्ट आता है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी आता है, ओइसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, रेक्टम आएगा और एनस आएगा। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उससे क्या होगा कि पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहीं से आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो रेक्टम और एनस के थ्रू जो बाहर निकल जाता है, यहाँ पे जमा होगा और एनस के थ्रू जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या पढ़ना है, सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, लीवर यानी कि यकृत के बारे में पढ़ना है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो हम लोग इंसान है, तो हम लोगों का जो यहाँ पे पाचन प्रणाली है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो पूरा प्रोसेस है कहा जाए तो इसको जो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जितना भी इसके अंतर्गत जितने भी ऑर्गन शामिल हैं,
इन ऑर्गेन को जो है अंग को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आहार नालिका और संबंध ग्रंथियाँ, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएगी, एसोसिएटिव ग्लैंड के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएगी। अब वन बाय वन इनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले देखिए बक्कल कैविटी। इसको देखने से पहले आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार फोटो देख लीजिए कि आखिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे माउथ होता है, माउथ में हम लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है। अब मुंह के पास ही आपका सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जिससे आपका सेक्रेशन होता है, कुछ एंजाइम्स का, कुछ जूस का यहाँ पे जो वो सेक्रेशन होगा और इसका उपयोग भोजन को पचाने में किया जाता है। इसके बाद गर्दन से, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओइसोफेगस जाता है, एक तरह से होता है फूड पाइप, भोजन जाने के पाइप को फूड पाइप कहते हैं। और यहाँ से बेसिकली दो पाइप निकलता है, एक होता है विंड पाइप जिससे हम लोग सांस लेते हैं और उसी के बगल में होता है आपका फूड पाइप। तो चूँकि हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसी कारण से केवल फूड पाइप के बारे में बात करेंगे और इसी को एसोफेगस के नाम से जानते हैं। अब एसोफेगस के बाद हमारा जो खाना है वो कहाँ पे जाएगा, स्टोमक में जाएगा, पेट में जाएगा, ठीक है, पेट में। अब पेट में भी बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हैं कि एंजाइम जूस वगैरह सेक्रेट होते हैं और ये सब का भी हेल्प जो है भोजन को पचाने में किया जाता है, कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। फिर यहाँ से हमारा जो खाना है जो हमने खाया था वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जितना भी यहाँ पे कहा जाए वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो सब आपका यहाँ पे बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ होगी आपका कुछ बेसिक जानकारी। और खाना जो है का कहा जाए पूर्ण पाचन जो है, पूरा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे पैनक्रियाज आया है, ठीक है, लीवर आया है, ये सब का काम होता है कि कुछ जूस वगैरह या फिर कहा जाए तो कुछ यहाँ पे एंजाइम वगैरह सेक्रेट करना, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि बक्कल कैविटी क्या है, यानी कि मुख गुहा या मुंह की गुहा क्या होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो यहीं से शुरू होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा मुंह से जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कहा जाए स्टार्च, ठीक है, तो इसका जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो यहीं से शुरू होती है। इसमें क्या क्या आते हैं, तो मुंह में आपका दांत आता है, जीभ आता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, और सभी का कुछ ना कुछ काम है। ऐसा नहीं है कि ये सब क्या है भोजन के पाचन में हेल्प नहीं करेंगे, सभी का कुछ ना कुछ काम है। भोजन को चबाया जाता है और सैलिवा के साथ मिलाया जाता है, लार के साथ जो मिलाया जाएगा। जीभ भोजन को मिलाने और निगलने में सहायता करती है। हमारा जो टंग होता है वो क्या करता है, भोजन को मिलाती है, निगलने में हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत जो वो यहीं से होती है, ठीक है। सालिवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये यहीं से शुरुआत जो वो कर देती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या याद रखना है कि बक्कल कैविटी आल्सो हेल्प इन स्पीच फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रू द टंग, यानी कि बक्कल कैविटी में जो टंग होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, जीभ है तभी हम लोग बोल पाते हैं, स्पीच कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाणी का निर्माण होता है, स्पीच फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ों का टेस्ट पता कर सकते हैं। जीभ में हमारा टेस्ट बड होता है जिसके मदद से हम किसी भी चीज़ का टेस्ट पता कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन बोथ स्टार्ट, यानी कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल का यह पहला भाग है जहाँ पे आपका मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों स्टार्ट हो जाता है साथ में, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन कहने का मतलब चिविंग चबाने वाला सिस्टम, और केमिकल डाइजेशन यानी कि सैलिवा का एक्शन, लार मुंह से निकलता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, भोजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर यहाँ पे जो दोनों का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखिए बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ें आई, दांत आई, जीभ आया और सैलिवरी ग्लैंड्स आया। तो सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि पहले दांत के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दांत के बारे में, टीथ के बारे में। तो टीथ के बारे में कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल जो वो कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है।
तो पहला चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि दांत को जो वो 4 प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है आपका इंसिजर, दूसरा कैनाइन्स, तीसरा प्री मोलर्स और चौथा मोलर्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसका हिंदी नाम भी याद रख सकते हैं। इंसिजर को कृतंक के नाम से जानते हैं, कैनाइन को रदनक के नाम से, प्री मोलर को अग्रचवर्णक के नाम से और मोलर को चवर्णक के नाम से। ठीक है, टोटल संख्या आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दांत कितना पाया जाता है। तो इंसिजर की संख्या कहा जाए तो टोटल 8 होता है, 4 आपका निचला जबड़ा में, 4 आपका ऊपरी जबड़ा में। कैनाइन्स की संख्या 4 होती है, 2 आपका निचला जबड़ा में, ठीक है, और 2 आपका ऊपरी वाला जबड़ा में। प्रीमोलर की संख्या टोटल 8 होती है, 4 आपका निचले वाला जबड़ा में, 4 आपका ऊपरी वाले जबड़ा में। चवर्णक की संख्या टोटल 12 होती है, 6 और 6, 6 आपका निचला वाला में और 6 आपका ऊपर वाला में। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे दांत के जो फ्रंट में 4 दांत होते हैं, उन चारों दांत को हम लोग इंसिजर के नाम से जानते हैं। 4 आपका नीचे हो गया, 4 आपका ऊपर हो गया, तो टोटल हो गया 8। अब इंसिजर के बगल में दोनों साइड एकक होता है, तो नीचे वाला जबड़ा में 2 ठो हो गया, ऊपर वाला जबड़ा में भी 2 ठो हो गया, तो टोटल हो गया 4। ठीक है, कैनाइन की संख्या 4। अब कैनाइन के बाद 2-2 के जोड़े में होते हैं आपके, तो नीचे वाला में 4 हो गया, ऊपर वाला में 4 हो गया, इसको प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। टोटल हो गया 8। अब प्रीमोलर के बाद जो आपके मुंह में जो लास्ट वाला दांत रहता है, जो थोड़ा सा चौड़ा टाइप का रहता है, ब्रॉड रहता है, तो वो आपका 3-3 के जोड़े में रहते हैं, तो 3 3 6 हो गया और ऊपर में भी 6, तो टोटल हो गया 12। तो इस तरह से मुंह के दांतों को जो बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए 8 8 16 हो गया और 16 4 20 और 12 32, तो टोटल जो 32 दांत के बारे में बात कही जाती है। जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें आपका 32 दांत पाए जाती है। किसी में आपका 28 दांत भी मिलता है, अधिकांश एडल्ट में देखने को 28 दांत ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें 32 दांत देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मिल्क टीथ के बारे में पता होना चाहिए। मिल्क टीथ का जो दांत होता है उसकी जो संख्या है वो 20 होती है। मिल्क टीथ कहने का मतलब कि अपीयर इन चिल्ड्रन एंड लेटर फॉल ऑफ, यानी कि बचपन में जो दांत आती है और टूट जाती है, ठीक है, उसी को हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट टीथ क्या होता है कि ये जो मिल्क वाला जो टीथ है वो टूटने के बाद जो दांत आती है वो आपका परमानेंट टीथ होती है, और वो अगर टूट जाए तो फिर आपका दोबारा जो वो दांत नहीं आता है। तो वही मिल्क टीथ टूटने के बाद जो वो दोबारा जो दांत आती है वही आपका परमानेंट टीथ होती है। और बचपन में आपने देखा होगा कि सभी बच्चों का दांत एक बार टूटता है। बचपन में जो मिल्क वाला जो टीथ है वो टूटता ही टूटता है। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। अब देखिए टंग के बारे में जानते हैं, जीभ के बारे में जानते हैं। तो जीभ क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी के पिछले वाले भाग से कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, अटैच रहती है। क्या काम है जीभ का? तो पहला काम तो यही है कि मिक्सेस फूड विथ सैलिवा एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग, यानी कि भोजन को लार के साथ मिलाकर निगलने में मदद करती है, बोलने में सहायता करती है। इसमें स्वाद ग्रंथियाँ होती है, टेस्ट बड होता है जो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा स्वाद पहचानती है। मुख और दांतों की सफाई में भी हल्की सहायता करती है। मुख वगैरह, मुंह में देखते हैं दांत वगैरह में, जैसे कुछ खाएं दांत वगैरह में फंस गया तो जीभ से हम उसको साफ करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सहायता करती है। काम की जानकारी क्या है? तो किस भाग से कौन कौन सा टेस्ट लगता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द टिप ऑफ द टंग टेस्टेड स्वीट। टिप भाग में आपका मीठा होता है, स्वीट लगता है टेस्ट। इसके अलावा द टिप के बगल में, टिप के बाद जो अगला वाला भाग है उससे आपका साल्टी लगता है, नमकीन लगता है। और बैक ऑफ द टंग टेस्ट, यानी कि सबसे जो पीछे वाला भाग है वो क्या होता है? बिटर लगता है, यानी कि तीखा या कड़वा कह सकते हैं। और जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, बीच वाला, यहाँ से क्या होगा? खट्टा लगता है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सब केवल एक तरह से कहा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीमी चीज़ है। ठीक है, क्रीमी, केवल क्रीम वाला चीज़ आपको बताया जा रहा है, जहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है और मिलेगा। अब देखिए जीभ का सामने का भाग मीठा, किनारे खट्टा नमकीन और पीछे का भाग कड़वा स्वाद पहचानता है। मैंने आपको जानकारी दे दी। तीसरा चीज़ क्या है? तो बकल कैविटी में जो तीसरा चीज़ है वो है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। तो मुंह के आसपास 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है।
ठीक है, 3 पेयर्स पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 पेयर्स में पाया जाता है। पूछा जाता है कि मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 पेयर। यह ये क्या है कि यह एक पानी जैसा तरल स्रावित करती है, सालिवा को जो सेक्रेट करती है, फ्लूइड, वाटर फ्लूइड टाइप का। और तीनों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो मुंह के पास जो वो ये 3 जो है वो यहाँ पे कहा जाए तो ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये सब जो है वो जोड़े में होता है, पैर में होता है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों जो आपको पैर में देखने को मिलता है। फंक्शन क्या है? सैलिवा का फंक्शन क्या है? तो सैलिवा का जो फंक्शन है वो पहला चीज़ तो यही है कि भोजन को ये सॉफ्ट करेगी, स्लिपरी बनाएगी ताकि निगलना जो है वो आसान हो जाता है। इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, हमारा जो सैलिवा होता है, जो लार होता है, उसमें आपका क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम। एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। और इसका काम क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च था, ठीक है, उसको माल्टोज में बदलता है। अब यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि स्टार्च, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पचा नहीं सकते। इसी कारण से पचाने के लिए ज़रूरत क्या है कि हम इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दें। तो ये जो आपका स्टार्च था वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म था और इसी स्टार्च का जो सिंपलर फॉर्म है वो है आपका माल्टोज। तो हमने क्या किया कि इस स्टार्च को, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया। ठीक है, इसी कारण से कहते हैं कि मुंह से जो पाचन मतलब कि पाचन जो वो शुरू हो जाती है। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, यानी कि जो आपका सैलिवा था, ठीक है, तो सैलिवा में पहला एंजाइम कहाँ देखने को मिला? सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज पहला एंजाइम और दूसरा जो एंजाइम है वो है आपका लाइसोजाइम। तो सैलिवा जो होता है, लार जो होता है, इसमें आपको 2 एंजाइम देखने को मिलता है, एक सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, दूसरा लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और मुंह को साफ रखता है, मुंह में नमी बनाए रखता है और बोलने में सहायता करता है। तो ये सैलिवा का काम है कि ये जो है मुंह में नमी भी बनाए रखेगा और बोलने में सहायता करता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट बताए गए हैं, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा और तीसरा वाला। ठीक है, पूछा जाता है कि सैलिवा में जो है वो कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पहला एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। एमाइलेज का क्या काम होता है? तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है और माउथ को क्लीन रखता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो में क्या याद रखना है? तो देखिए, ऑन एवरेज एन एडल्ट सेक्रेट्स 1 से 1.5 लीटर ऑफ सैलिवा पर डे, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार जो है वो सेक्रेट करता है, स्रावित करता है। सैलिवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक टू न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल के आसपास जाता है। थोड़ा बहुत एसिडिक देखने को मिल सकता है, बाकी वो कहा जाए तो न्यूट्रल की तरफ जाता है। 6.8 से लेकर 7 के बीच में रहता है और कभी कभी ये डाटा आपको 6.8 से लेकर 7.5 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल से इंडिकेट किया जाता है। अब देखिए, हमने भोजन को खा लिया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने भोजन को क्या किया? मुंह में लिया, बकल कैविटी में चला गया। तो बकल कैविटी में जो आपका दांत था, जीभ था, सैलिवरी ग्लैंड्स था, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब भोजन वहाँ से क्या होगा कि जाएगा आपका ओइसोफेगस में, फूड पाइप में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फूड पाइप, हमने माउथ से भोजन को लिया, अब यहाँ से भोजन इस पाइप में जा रहा है, इस पाइप से जा रहा है। ठीक है, और इस पाइप से जाके वो कहाँ पहुँचेगा? स्टोमक में। तो पाइप में याद रखिएगा कि पाइप में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। ठीक है, पहले चीज़ तो यही याद रखिएगा कि ये जो फूड पाइप है ना, इसमें किसी भी तरह का पाचन जो है वो नहीं होता है। बस फूड पाइप क्या है? एक तरह से साधन है। ठीक है, ऊपर से भोजन को यहाँ तक पहुँचाने में, पेट तक पहुँचाने में एक रास्ता है। तो द ओइसोफेगस आल्सो कॉल्ड द फूड पाइप, इट इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टोमक। यानी कि यह जो है एक लंबी पेशीय नली होती है जो माउथ कैविटी को स्टोमक से जोड़ती है। भोजन को निगलने के बाद वह मुख गुहा से ग्रास नली में प्रवेश करता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन निगलते हैं तो वो क्या होता है कि माउथ कैविटी से क्या होता है, ओइसोफेगस में
जाता है। तो मुंह से ये कहाँ पे गया, यही ओएसोफेगस में, यही फूड पाइप में गया। ग्रास नली गले और वक्ष से होकर अमाशय तक जाती है। तो ये जो ओएसोफेगस होता है ना, वो आपका कहाँ से पास होता है, थ्रोट एंड चेस्ट, ठीक है। ग्रास नली की भित्तियाँ सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो ये जो ओएसोफेगस है, इसकी जो नली होती है, ये जो पाइप जैसा बना हुआ है ना, फूड पाइप, तो इसका जो दीवार है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। और इसी से क्या होता है कि भोजन नीचे की ओर धीरे धीरे सरकता है। इस तरंग जैसी गति को पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पेरिस्टाल्सिस किसको कहते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस जो है वो यही जो आपका फूड पाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वाला जो कह सकते हैं गति है, उसी को पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने शायद इंक्लूड किया होगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि शायद मैंने इस प्रोसेस को इंक्लूड किया हुआ था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका फूड पाइप होता है वो आपका सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे ये जो पाइप है ना, वो कहीं सिकुड़ेगा ताकि भोजन जो है वो नीचे धीरे धीरे चल जाता है। तो ऐसे कुछ करता है यहाँ पे। ग्रास नली की भित्तियाँ सिकुड़ती है और फैलती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिससे भोजन जो वो धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है। और इस तरंग जैसी गति को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हमारा जो स्टोमक है खाए गए भोजन को स्वीकार नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप वह ओएसोफेगस और मुंह के माध्यम से भोजन को बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को उल्टी या वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोई भी पाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओएसोफेगस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है वो आपका यही है, ये वाला चीज़, कि किस गति के कारण भोजन जो है आपका नीचे की ओर सरकता है। तो यही पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या यहाँ पे ओएसोफेगस में कोई पाचन होता है, तो कोई पाचन यहाँ पे नहीं होता है। बस ये आपका क्या है, एक तरह से कहा जाए तो आपका ये मैस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है माउथ को स्टोमक के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए खाना क्या हुआ कि मुंह से आपका ओएसोफेगस ये फूड पाइप में चला गया। फूड पाइप में तो किसी तरह का पाचन नहीं हुआ है। अब खाना जो है स्टोमक के पास जाएगा, पेट के पास जाएगा, पेट में होगा पाचन, थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पे काम होगा। तो अमाशय मोटी भित्तियों वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो चपटी और यू आकार की होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या है, एक तरह से यू आकार की ही बनी हुई है और चपटी है, फ्लैट है। तो द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बेग लाइक ऑर्गन दैट इज ए फ्लैटेंड एंड यू शेप्ड। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे चौड़ा भाग है वो आपका यही स्टोमक है, पेट है, अमाशय है। यह एक ग्रासनली से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपने देखा कि ये जो स्टोमक था ये कहाँ से ओपन हुआ था, ये ग्रासनली यानी कि ओएसोफेगस से। अब इसका जो दूसरा वाला जो छोर है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहेगा, ताकि भोजन जो है आपका यहाँ से जाके कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या काम होती है। तो अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, जो इंटरनल जो वॉल होता है, उसमें आपका उसको क्या कहते हैं, श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अमाशय के आंतरिक भित्ति को श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन और श्लेष्मा स्रावित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टोमक का जो वॉल है, ठीक है, उससे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, पाचक एंजाइम निकलेगा और श्लेष्मा निकलेगा, ठीक है, ये सेक्रेट होगा। इन सभी स्रावों को मिलाकर जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक एंजाइम होना चाहिए जैसे कि पेप्सिन वगैरह, और एक होता है म्यूकस। तीनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब तीनों का काम देखिए, जैसे कि श्लेष्मा का सेक्रेशन हुआ, तो श्लेष्मा अमाशय की भीतरी झिल्ली को अम्ल के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। चूँकि पेट जो स्टोमक है, स्टोमक में हो रहा है HCl का सेक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना यहाँ पे हानिकारक होता है, कितना तेज होता है, ये पेट की दीवार को गला सकता है।
तो इसी चीज़ से बचने के लिए श्लेष्मा निकलती है और श्लेष्मा जो है वो हानिकारक अम्ल के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। HCl अगर निकलेगा तो HCl का कुछ ना कुछ काम होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा पाचक एंजाइम की क्रिया हेतु एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। पेप्सिन का क्या काम है? तो पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को सरल यौगिकों में विघटित करता है, यानी कि प्रोटीन को यहाँ पे पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पेप्टाइड आपका सिंपलर फॉर्म है। तो पेप्सिन का काम क्या है? एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को सरल यौगिकों में विघटित करता है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया कि स्टोमक किस टाइप का है, उसका शेप क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, कहाँ से खुलता है? ओइसोफेगस से, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? इसकी जो दीवार होती है उनको हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानेंगे? तो इनकी दीवार जो होती है उनको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से क्या होती है? 3 जूस निकलती है। एक HCl कह सकते हैं, HCl का सेक्रेशन होता है, एक पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन का सेक्रेशन होता है, म्यूकस का सेक्रेशन होता है। तीनों को मिला के हम लोग गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। उसके बाद तीनों का काम के बारे में बताया था कि HCl का काम क्या होता है? वो भोजन के साथ जितने भी हानिकारक जीवाणु आती है उनको नष्ट करता है और पाचक एंजाइमों की क्रिया हेतु एसिडिक मीडियम प्रदान करती है। अब चूंकि स्टोमक में HCl का सेक्रेशन हो रहा है और HCl आपका बहुत ही कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे पेट के वाल को गला सकता है। तो इसी कारण से इससे बचने के लिए म्यूकस का भी सेक्रेशन होता है और म्यूकस का काम ही है कि अम्ल के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद तीसरा आता है पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को सरल यौगिकों में विघटित करता है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। इतना आपका स्टोमक में जो वो काम होता है। अब चलते हैं स्टोमक से भोजन जो है वो कहाँ पे चला गया? स्टोमक में भोजन जो है वो स्टोमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर और बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है। इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है और अवशोषण होता है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगी कि कुछ यहाँ पे जूस या फिर एंजाइम वगैरह निकलती है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम 3 मेन सोर्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा। तो यहाँ पे जो भी क्रियाएं होगी तो इन क्रियाओं को करने के लिए इनके पास 3 जगहों से क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस आता है। जैसे कि बात किया जाए, पहला जूस है इंटेस्टाइनल जूस, दूसरा बाइल जूस और तीसरा पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह की जूस पहुंचती है। एक होता है डाइजेस्टिव, दूसरा इंटेस्टाइनल और तीसरा बाइल जूस। एक होता है इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो आपका कहाँ से आता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। बाइल जूस कहाँ से निकलेगा? लीवर से। पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से आएगा? पैनक्रियाज से। तो सबका नाम याद रखना है कि कौन कौन सा जूस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होता है ये देती है आपका इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, लीवर देती है आपका बाइल जूस और ये जो बाइल जूस है वो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर आपने यहाँ पे देखा था कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है। एक बार देखिए ये चीज़, ये देखिए थोड़ा सा आपका बीज टाइप का दिखाई देता है ना, इसी में आपका जो है गॉल ब्लैडर इसी को कहते हैं और इसी में आपका बाइल जूस रहता है। ठीक है, जो कि आपका इस पैनक्रियाज से निकलता है और इसी में स्टोर रहता है। तो ये हो गया। अब छोटी आंत को पाचन में सहायता है तो 3 मुख्य स्राव प्राप्त होते हैं, वही एक इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाज। ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब देखिए इन सभी के मदद से क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है। अब बात करते हैं कि अवशोषण। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण भी होता है। तो अवशोषण कैसे होगा? तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल को देखिएगा, दीवार को देखिएगा ना, तो उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है,
द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो इस टाइप्स के आपको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं, हिंदी में रंसाकुर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा जाता है। तो दिज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि विलाई का जो फंक्शन है वो क्या है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, फूड का जो अवशोषण हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा काम क्या है कि प्रत्येक रंसाकुर में सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं कैपिलरीज का जाल होता है जो पोषक तत्वों को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है। ठीक है, जितने भी रंसाकुर होते हैं, जितने भी विलाई होते हैं, उनमें आपका कैपिलरीज पाया जाता है, इसका जाल पाया जाता है जो न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है। तो दो काम आपको याद रखना है। अब पहुंचते हैं हम लोग लीवर के बारे में। ठीक है, चूंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जाना, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था कि 3 जगहों से आ रहे थे आपका पाचन जूस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस। एक था आपका इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस, 3 जगहों से आपको देखने को मिल रहे थे। तो उसके बारे में जानते हैं कि लीवर से आपका आ रहा था, ठीक है, लीवर से आपका बाइल जूस आ रहा था। तो अब लीवर के बारे में जानते हैं। ये है आपका लीवर, यकृत। तो लीवर जो होता है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी यानी कि स्टोमक के ऊपरी दाहिनी भाग में स्थित होती है। ये आपका स्टोमक था और इसके जो दाहिने साइड में आपका जो है यहाँ पे उपस्थित है आपका ये लीवर, ठीक है, राइट साइड में। तो देखिए, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ आपको पता ही होगा कि ये जो वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, मानव शरीर का जो वो लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत को ही कहा जाता है। यकृत से आपका पीतरस यानी कि बाइल जूस स्रावित होता है जो गॉल ब्लैडर में संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है। यह रस वसा के पाचन और इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। यानी कि ये जो बाइल जूस जो निकलता है ना, उसका यूज कहाँ पे होता है? फैट का पाचन, वसा का पाचन में। तो देखिए, अभी तक आपको क्या समझ में आया कि भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, तो ये सब का धीरे धीरे पाचन हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि मुंह में क्या था कि स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहाँ पे हो गया। पेट में आपने देखा कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया गया, प्रोटीन का पाचन आपका वहाँ पे हुआ। अब देखिए लीवर में क्या होगा कि फैट का पाचन हो रहा है, ठीक है, यह फैट के पाचन और इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। यानी कि फैट के पाचन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कौन हेल्प कर रहा है? तो बाइल जूस। आगे है पैनक्रियाज, तो ये भी आपका ग्लैंड है। तो अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो स्टोमक के ठीक नीचे स्थित होती है। देखिए ये आपका स्टोमक था, अब ये येलो टाइप का जो दिख रहा है वो आपका पैनक्रियाज है, ठीक है। तो ये पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो स्टोमक के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे आपका पैनक्रिएटिक जूस निकलेगा जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पर क्रिया करेगा और इन्हें उनके सरल रूपों में परिवर्तित करेगा। तो बाकी यहाँ पे क्या होगा कि ये भोजन के साथ रिएक्ट करेगी और भोजन में जितना भी चीज़ें अभी बच गई थी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पाचन ऊपर में हो गया था, मुंह में हो गया था, लेकिन अभी भी उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। तो पूर्ण पाचन करने के लिए ये पैनक्रिएटिक जूस जो उन सभी के साथ रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा और सभी को उनके सिंपलर फॉर्म में बदलेगा। अब कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन की पूर्णता जो है वो कहाँ पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अमाशय से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में पहुंचता है। यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे पहुंचता है वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देगा। यहाँ पे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट आपका पूरा ग्लूकोज में बदल जाएगा, वसा आपका वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो था आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म था और ये सब जो है आपका पूरा सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। जितना टूटना था वो आपका सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टूट जाएगा, ठीक है। अब ये था आपका पूरा पाचन हो गया। पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पाचन हो गया। अब पाचन के बाद हम लोगों ने देखा था जैसे कि इजेशन
यानी कि अंतर्ग्रहण। ठीक है, पहला जो न्यूट्रिशन का जो पहला प्रोसेस, पहला जो स्टेप था वो था इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा जो प्रोसेस था वो था आपका डाइजेशन। तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब क्या होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। तो अवशोषण कहाँ से होता है कि पचा हुआ भोजन छोटे आंत की आंतरिक भित्ति पर स्थित रंसाकुर विलाय के सतह से अवशोषित होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, विलाय में आपका छोटे छोटे जो है वो रक्त वाहिकाएँ होती है, कैपिलरीज होती है, इन पोषक तत्वों को ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। तो इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एब्जॉर्प्शन भी आपका हो गया, अवशोषण भी हो गया। अवशोषण के बाद मैंने आपको बताया था कि अब उसका यूज होगा। ठीक है, एनर्जी डेवलप करने में, एनर्जी बनाने में आपका यूज होगा। तो उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो अवशोषित पोषक तत्व ब्लड वेसल्स द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। वहां इनका उपयोग जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन बनाने, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। एमिनो एसिड ने से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग शरीर के कार्यों में होता है। तो यानी कि अब यहाँ से इसका यूटिलाइज होगा, यूज होगा। ग्लूकोज टूट के आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा, ऊर्जा देगा, और यही सब एनर्जी का उपयोग हम लोग करते हैं, जीव जंतु करते हैं। अब लास्ट जो चरण है वो है आपका अपचित भोजन। भोजन का वह भाग जो ना पचता है और ना ही अवशोषित होता है, उसे आगे की प्रक्रिया है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जो भी काम की चीज़ें थी वो सब आपका एब्जॉर्ब हो गया। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचित भोजन है, उसको क्या होगा, वो फर्दर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लंबाई है वो आपका 1.5 मीटर लंबा है। इससे लंबा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था। लेकिन अब सवाल आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में, तो फिर इसको बड़ा क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो कहा जाए वाइड, ये जो होता है वो वाइड होता है। ठीक है, एक्चुअली ये वाइडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, लेकिन हाइट में देखा जाए तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होता है, छोटा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटी आंत की तुलना में चौड़ी लेकिन छोटी होती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपचित भोजन से जल का अवशोषण करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को रेक्टम में भेजना है। अपशिष्ट पदार्थ सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में मलाशय में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इजेशन या एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, मनुष्यों में जो पोषण था वो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग भोजन को इंटेक करते हैं, किस तरह से उसको पचाते हैं, ठीक है, डाइजेशन करते हैं, फिर उसका किस तरह से शरीर में अवशोषण होता है, फिर किस तरह से उसका यूटिलाइज होता है, और किस तरह से जो बचा हुआ भोजन है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ये पूरा आपका हो गया। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, यानी कि वैसे जंतु जो घास खाते हैं, उनमें पाचन किस टाइप का होता है, कैसे होता है। तो आपने गाय या भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि घास खाने के बाद वे अपने जबड़े को लगातार चलाते रहते हैं, मानो वे अभी भी भोजन चबा रहे हों। इस निरंतर चबाने की जो क्रिया होती है उसको जुगाली यानी कि रूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। और अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो आप जो है गाय को, बैल को या भैंस वगैरह को ऐसा करते हुए देखते होंगे कि ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो है वो अपने मुंह को चबाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब ऐसे जानवर, ठीक है, जो घास खाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे रूमिनेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, रूमिनेंट्स घास खाने वाले जंतुओं का आमाशय जो है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जो यहाँ पे निरंतर चबाने की जो प्रक्रिया है उसको जुगाली या रूमिनेशन के नाम से जानते हैं, और वैसा जानवर जो घास खाता है उसको रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि काव हो गया, बुफेलो हो गया, गोट, सीप। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, ऑप्शन दे देता है और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा रूमिनेंट्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूमिनेंट्स किसको कहते हैं, जो घास खाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं, इनके न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि आखिर इसका जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है,
उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है। जैसे कि अभी हमने इंसानों के बारे में देखा कि ह्यूमन में जो पाचन कैसे होता है, उसका पूरे सिस्टम को देखा कि किसके बाद कौन सा अंग आता है। तो उसी तरह से सबसे पहले हमें जो है इसके स्टोमक के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। तो देखिए, घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, इनका जो आमाशय है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है, ठीक है। 4 चैम्बर में जो वो डिवाइड होता है। अब चारों का नाम सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए। एक होता है रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम, चौथा एबोमेसम। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, आपको यही नाम याद रखिएगा। आप इंग्लिश वाला नाम ही याद रखिएगा, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। हो सकता है हिंदी में अलग नाम आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप यही इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलता है। ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। अब देखिए, अब जैसा कि सभी जीवों में 5 स्टेप में आपका न्यूट्रिशन होता था, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि इनका भी कुछ ऐसा ही होगा कि 5 स्टेप्स में जो है इसका पूरा न्यूट्रिशन होगा। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, खाना को इंटेक करेंगे, इंजेशन करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि गाय घास को बिना पूरी तरह चबाए जल्दी जल्दी निगल लेती है और वह प्रथम आमाशय रूमेन में संग्रहित हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप गाय के सामने घास रखते हैं तो वो तो क्या करेगी कि जल्दी जल्दी घास को निगल लेगी और उसको क्या करेगी, प्रथम जो आमाशय है इसका, जो प्रथम जो इसका यहाँ पे कहा जाए चैम्बर है रूमेन, उसमें भेज देता है। तो यहाँ पे ये गाय घास को खाएगा और खाने के बाद डायरेक्ट ये रूमेन में भेज देता है। इस जगह पे रूमेन ये है आपका, ठीक है, रूमेन में भेज देगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर क्या होगा कि थोड़ा देर के बाद वो घास को जो है, जो रूमेन में भेजा था, उसको वापस अपने मुंह में लाता है और उसको चबाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गाय घास को बिना पूरी तरह चबाए जल्दी जल्दी निगल लेती है और वह प्रथम आमाशय रूमेन में संग्रहित हो जाती है। यहाँ क्या होगा, सूक्ष्मजीवों द्वारा भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कभी कभी कि गाय के कौन से चैम्बर में, ठीक है, पेट के कौन से चैम्बर में आपका सूक्ष्मजीव पाया जाता है और वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। तो यही आपका कौन सा है, रूमेन में, ठीक है। और इसको हम लोग कड जुगाल के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि बाद में यह जुगाल छोटे पिंडों के रूप में, ठीक है, मुख में वापस आता है, मुंह में वापस आता है और जानवर इसे अच्छे से चबाता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग घर देहात में, गांव देहात में रहते हैं, तो वहाँ पे गाय वगैरह को देख सकते हैं कि वो लोग हमेशा जुगाली करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या किया कि ये भोजन को जल्दी जल्दी निगल लेता है, उसको फर्स्ट जो यहाँ पे चैम्बर है रूमेन, वहाँ पे स्टोर कर देता है। वहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन का पार्शियल डाइजेशन होता है, जिसको हम लोग कड के नाम से जानते हैं। फिर गाय क्या करते हैं कि उसको जो इस जुगाल को, इस कड को छोटे पिंड के रूप में मुख में वापस लाते हैं और जानवर इसे अच्छे से चबाता है। इस प्रक्रिया को जुगाली रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा कि पुनः निगलने पर अब क्या हो गया कि वो लोग चबा लिए, ठीक है, जानवर जो है वो अच्छे से चबा लिया। अब उसको फिर से निकलेगा। अब जो भोजन है वो कहाँ पे जाएगा, दूसरा चैम्बर में जाएगा, रेटिकुलम में पहुँचेगा, ठीक है। रेटिकुलम कहाँ पे था तो देख लीजिए, रेटिकुलम आपका यहीं पे है, ठीक है। ओएसोफेगस जो है उसके बगल में, उसके सामने ही आपका जो है रेटिकुलम है। तो अच्छे से चबाने के बाद खाना कहाँ पे जाएगा, रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है, रेटिकुलम में। तो रेटिकुलम में पहुँचता है, जहाँ यह और छोटे भागों में टूटता है, वहाँ से यह तीसरे कक्ष ओमेसम में जाता है, ठीक है। रेटिकुलम के बाद कहाँ पे जाएगा, ओमेसम में जाएगा, जहाँ अधिकतर जल का अवशोषण होता है। पूछा जाएगा कि रूमिनेंट जो जानवर होते हैं उनमें जल का अवशोषण किस चैम्बर में होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, ओमेसम में। अंत में यह चौथे कक्ष एबोमेसम में पहुँचता है, जहाँ एंजाइम की सहायता से भोजन का पूरा पाचन होता है। पूछा जा सकता है कि जानवरों में जो है रूमिनेंट जो जानवर हैं उनमें भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, एबोमेसम में, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। पाचन के बाद पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं तथा अपचित पदार्थ बड़ी आंत में भेजकर बाहर निकाल लिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है। ये आपका था पूरा गाय के न्यूट्रिशन के बारे में।
अब देखिए हम लोग मनुष्य जो हैं वो सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है। ये जो चैप्टर है ना आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल, यकीन मानिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे सवाल जो पहले पूछे गए हैं एग्जाम में। अभी हम एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब आपको जो वो समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे मनुष्य सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता, तो घास में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। मनुष्य और अन्य जंतु सेलुलोज पचा नहीं पाते क्योंकि उनके आंत में सेलुलोज पचाने वाले एंजाइम या जीवाणु उपस्थित नहीं होते। हम लोगों का जो इंटेस्टाइन है उसमें आपका एंजाइम नहीं होता है जो सेलुलोज को पचा सके, या फिर जो जीवाणु चाहिए, जो बैक्टीरिया चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अतः मानव भोजन में उपस्थित सेलुलोज रुक्षांश के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हम इंसान जो है वो सेलुलोज को पचा नहीं पाते। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसका साइज जो है वो शाकाहारी में लंबा होता है। ठीक है, शाकाहारी में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो लंबा होता है, क्योंकि देखिए शाकाहारी है, शाकाहारी क्या करेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे खाएंगे। ठीक है, पौधे वाले प्रोडक्ट को खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे। तो प्लांट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। और अगर लॉन्ग इंटेस्टाइन होगा, लंबा इंटेस्टाइन होगा, तो उनको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी कारण से शाकाहारी का जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू मांसाहारी की तुलना में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा को देखते हैं कि अमीबा अब पोषण कैसे करता है। तो अमीबा जो है एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः तालाब के पानी में पाया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब बहुत बहुत सूक्ष्म, जिसको हम लोग केवल और केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एक कोशिका कहने का मतलब ऐसा जीव जिसका जो पूरा बॉडी है वो केवल एक कोशिका का बना होता है, सिंगल कोशिका का बना होता है। ये हमेशा आपको तालाब के पानी में देखने को मिलेगा और इस टाइप का अमीबा रहता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, आप कैसा भी चित्र बना लीजिए, समझ लीजिए कि ये अमीबा है, कोई भी इसका फिक्स शेप नहीं होता है, ये अपना शेप को जो चेंज करते रहता है। तो इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, डज नॉट हैव एनी फिक्स बॉडी स्ट्रक्चर, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी इसका जो वो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। पोषण का प्रकार क्या होता है अमीबा में, तो अमीबा जिस तरीके से भोजन करता है उस तरीका को हम लोग होलोजोइक के नाम से जानते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये भी कि अमीबा में जो पोषण का जो तरीका है वो आपका होलोजोइक होता है। और दूसरा चीज़ कि ये जो है वो सर्वाहारी है, ओमनिवोरस है। ठीक है, ओमनिवोरस है यानी कि दोनों चीज़ खाता है, जीव जंतु भी खा लेगा और पेड़ पौधा भी खा लेता है। अमीबा में पोषण का प्रकार होलोजोइक होता है या सर्वाहारी है, अर्थात यह पौधे और छोटे जीव दोनों को खाता है। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण की अवस्थाएं के बारे में जानते हैं। तो अमीबा अपने पोषण की प्रक्रिया में 5 मुख्य अवस्थाओं का पालन करता है। तो सेम वही 5 मुख्य अवस्था का पालन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा, जिसको अंतर्ग्रहण कहते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब अमीबा किसी खाद्य कण के संपर्क में आता है तो वह उंगली जैसे प्रक्षेप, जिन्हें कृत्रिम पैर सीरोपोडिया कहा जाता है, निकालता है। कहने का मतलब क्या है कि ये है अमीबा। ठीक है, तो अच्छा इसको और भी अच्छे से समझिए, जैसे कि ये है आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा। अब यहाँ पे कोई भोजन का टुकड़ा है तो ये क्या करेगा अमीबा कि इस भोजन के टुकड़ा के पास आएगा और अपना बॉडी के स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप का यहाँ पे चेंज करेगा कि इस भोजन को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, जैसे कि एक तरह से ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये खाना है, तो अमीबा जो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से करेगा और इसको अपने अंदर धीरे धीरे करके इसको बंद करते जाएगा साइड वाला, और इसको भोजन को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो जब अमीबा किसी खाद्य कण के संपर्क में आता है तो वह उंगली जैसे प्रक्षेप, जिन्हें कृत्रिम पैर का सीरोपोडिया कहा जाता है, निकालता है। तो सीरोपोडिया से रिलेटेड सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि अमीबा जो है भोजन को कैसे पकड़ता है, तो वो सीरोपोडिया की मदद से। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है साइड में वही सीरोपोडिया होता है। देखिए इस फिगर में आप देखिएगा अमीबा का, ये देखिए जितना भी साइड में निकला हुआ जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सीरोपोडिया के नाम से जानते हैं। और इसी को क्या करेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि भोजन जो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है,
फूड वैक्यूल भी देखिए, ये भी आपका टर्म आएगा कि फूड वैक्यूल क्या होगा, जहाँ पे जैसे कि कोई फूड को ये खाया तो इस फूड को यहाँ पे ये लाके स्टोर करता है, फूड वैक्यूल में लाके जो स्टोर करता है। ठीक है, तो यह कृत्रिम पेड़, ये जो सीरोपोडिया है, भोजन को चारों ओर से घेर कर एक कप जैसी आकृति फूड कप बनाते हैं और भोजन को निगल लेते हैं। ठीक है, भोजन को ये क्या करेगा, निगल लेगा। उसके बाद भोजन रसधानी का निर्माण, जब सीरोपोडिया के सिरे मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो दोनों, जैसे यहाँ पे भोजन था, ये सीरोपोडिया के सिरे जो मिल जाएगा, ये जो सिरा है दोनों सिरा मिल जाएगा, तो भोजन एक छोटी थैली जैसी संरचना में बंद हो जाता है, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। तो ये जो है वो फूड वैक्यूल में जाके बंद हो जाता है। यह रसधानी एक अस्थायी पेट होता है, टेम्पररी स्टोमक होता है, का जो है वो काम करता है, टेम्पररी स्टोमक के जैसा जो है ये फूड वैक्यूल काम करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, जो जटिल भोजन को सरल और घुलनशील पदार्थों में तोड़ देता है। अब वहीं पे क्या हुआ कि पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाता है, जहाँ यह ऊर्जा, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए प्रयुक्त होता है। तो कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन देखने को मिलता है अमीबा में। अपचित जो भोजन होता है वो रसधानी शरीर की सतह के किसी भी भाग से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो काम की बात जो है यहाँ पे अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा जाए अमीबा के न्यूट्रिशन में, तो वो है आपका पहला चीज़ तो यही था कि किस प्रकार का यहाँ पे न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो होलोजोइक देखने को मिलता है, ओमनिवोरस है आपका, ये एक कोशिकीय है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, तालाब के पानी में पाया जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट है, तो सीरोपोडिया वाला। ठीक है, कि कैसे भोजन को ये कैप्चर करता है, कैसे पकड़ता है, तो सीरोपोडिया की मदद से पकड़ता है। ठीक है, सीरोपोडिया खाना को पकड़ने में मदद करता है और चलने में भी मदद करता है, अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में भी मदद करता है। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको जो इस चैप्टर के अंतर्गत पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी था। ठीक है, और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल को देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का सवाल पूछा जाता है और आपसे सवाल जो है बनता है या फिर नहीं बनता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हमारा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ठो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पे क्या क्या आएगा ये आपको फिल करना है। तो पहला है आपका डैश एक मोटी भित्ति की थैली है, इसका आकार चपटा जे जैसा होता है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो पहला में क्या आएगा, इससे आप यही 2 लाइन से पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग। मैंने आपको बताया था कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते थे, स्टोमैक को कहते थे, स्टोमैक। ठीक है, स्टोमैक को कहते थे, अमाशय को कहते थे। तो यहाँ पे तो आपका अमाशय आ जाएगा। ठीक है, स्टोमैक आ जाएगा यहाँ पे आपका स्टोमैक। अब आगे देखते हैं, यह डैश से एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर डैश में खुलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ से ये भोजन प्राप्त करता था, ओइसोफेगस से, फूड पाइप जिसको हम लोग कहते थे। तो फूड पाइप ये आपका सही हो जाएगा। और फिर ये स्टोमैक का जो दूसरा सिरा है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता था। तो ये यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। आगे दिया है कि यह डैश स्रावित करता है जो कई जीवाणु को मार देते हैं। तो आपको मालूम होगा कि स्टोमैक में जो है यहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट होते थे, जैसे कि एक HCl था। ठीक है, HCl का काम क्या था कि वो जीवाणुओं को मार देता था और इससे बचने के लिए म्यूकस भी होता था, श्लेष्मा जिसको हम लोग कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि जीवाणुओं को मार देगा तो इसलिए HCl आएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अमाशय, भोजन नली, छोटी आंत और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 2023 में पूछा गया सवाल था आपका। सवाल है कि मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है। तो थ्योरी के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो शाकाहारी होते हैं वो पौधों को ज़्यादा खाते हैं, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट को जो है प्लांट प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं। और आपको पता है कि प्लांट में क्या पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाना जो है वो मांस के तुलना में थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, मांस जो है उसको आप थोड़ा सा जल्दी पचा सकते हैं, लेकिन सेलुलोज को पचाने में आपको ज़्यादा समय लगता है।
और ज़्यादा समय अगर लगता है तो इसी कारण से जो शाकाहारी होते हैं उनके जो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ज़्यादा लंबा होता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा देर तक भोजन रहे और पाचन जो है वहाँ पे ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि ज़्यादा देर तक भोजन रहेगा तो पाचन भी वहाँ पे सही से होगा। तो इसी कारण से जो शाकाहारी होते हैं उनके जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो पहला वाला तो सही है। कारण पूछ रखा है कि कारण दिया है कि मांस की अपेक्षा सेलुलोज को पचाना कठिन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स। ठीक है, ये भी आपका जो है वो 2023 के सवाल में पूछा गया है। और पहला में है कि एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ठीक है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। यह शरीर की वृहत्तम ग्रंथि है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे क्या फील होगा आपको, इसी लाइन से पता चल गया कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपका लीवर होता है, यकृत होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लीवर होगा। ठीक है, लीवर होगा। अब अगला जो सेंटेंस में दे रखा है कि यह डैश स्रावित करती है जिसका भंडारण डैश में होता है और यह डैश के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लीवर से क्या निकलता है, लीवर से आपका बाइल जूस निकलता है। ठीक है, बाइल जूस हम लोग कहते हैं, बाइल जूस या बाइल के नाम से जानते हैं, बाइल जूस निकलता है। और इसका जो भंडारण होता है वो आपका गॉल ब्लेडर में होता है, गॉल ब्लेडर। ठीक है, गॉल ब्लेडर में आपका इसका भंडारण होता है, सब कुछ मैंने क्लास के दौरान बताया था। और यह डैश के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो गॉल ब्लेडर जो फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, बी वाला लीवर, बाइल, गॉल ब्लेडर, फैट, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो आपका बाइल जूस था वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ना कि प्रोटीन का। तो ये आपका प्रोटीन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शाकाहारियों की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में कहीं लंबी छोटी आंत होती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया कि शाकाहारी की तुलना में बाघ जैसे मांसाहारी में लंबी जो है वो छोटी आंत जो है वो लंबी होती है। तो बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि शाकाहारी में जो है वो छोटी आंत लंबी होती है, ना कि मांसाहारी में। तो ये जस्ट उल्टा दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन होता है, सेलुलोज की अपेक्षा मांस को पचाना अधिक कठिन होता है, दोनों आपका गलत दे रखा है। ठीक है, ए तथा आर दोनों असत्य है। ये आपका 2023 में पूछा गया था। एक्चुअली 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, वो बहुत ही शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इस कारण से बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था और इसी कारण से यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका जवाब आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 2023 में ये भी पूछा गया सवाल था। स्टेटमेंट जो 1 दे रखा है वो आपका ये दे रखा है कि कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकट होता है। इन द लैरिंग्स द विंड पाइप जो होता है इज क्लोज टू द फूड पाइप। तो मैंने आपको बताया था कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ साथ में ही नीचे आते हैं। ठीक है, साथ ही होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है, ए फ्लैप लाइक वाल्व इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, तो वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। एक आपका विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जगह आएगा तो हिचकी हमें आएगा ना, और अगर हम जब खाना खाएंगे तब सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होता। दोनों का जो है वो अलग अलग रास्ता होता है, एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। तो ये तो आपका गलत दे रखा है। स्टेटमेंट जो 4 है वो है आपका कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। और इसी से बचने के लिए क्या होता है कि वाल्व लगा होता है कंठ के पास। ठीक है, तो आपका S1 S2 S4 सही है और S3 जो है आपका असत्य दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आप जो है वो सी को देखिए, S1 S2 S4 सत्य है, S3 असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानना है आपको।
पहला है आपका ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल शुगर। कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है जो सिंपल शुगर में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये क्या होता है कि पाचन के दौरान सिंपल शुगर में जो वो टूटता है। ठीक है, सिंपल शुगर में टूटता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का आपका शुगर हो जाएगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ग्लिसरॉल में विघटित होता है। ग्लिसरॉल तो देखिए फैट जो होता है ना, फैट, तो फैट का जो सिंपलर फॉर्म है वो आपका ग्लिसरॉल है। ठीक है, ग्लिसरॉल है, ये फैट का हो जाएगा ग्लिसरॉल। सरल एमिनो अम्ल में विघटित होता है। तो प्रोटीन, प्रोटीन जो टूटेगा वो एमिनो एसिड में टूटेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी बता रखा है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ए का आपका कार्बोहाइड्रेट, बी का वसा, सी का प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? तो देखिए इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है ये आपको बताना है। तो इन चारों में ना एक ही चीज़ सिमिलरिटी है, वो है कि ऑल ऑफ देम आर विदाउट ए बैकबोन। इन चारों में से किसी में जो बैकबोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और वैसा जीव जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग अकशेरुकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अकशेरुकी या कशेरुकी के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनवर्टिब्रेट के नाम से जो है वो जानते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसको ठीक से कर देते हैं। वैसा जंतु जिसमें जो है वो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको हम लोग यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ब्रेड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी में यही समानताएं हैं कि इन सब में जो वो किन्हीं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जल में तो देखिए जल में आपका मकड़ी नहीं रहता, चींटी नहीं रहता, सल्क, तो ये सब में सल्क भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और लिम्फ। तो पैनक्रियाटिक जूस में तो मैंने आपको भी बताया था कि इसमें जो है वो मुख्यतः 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, या फिर आपने पढ़ा होगा कि ट्रिप्सिन इसमें पाया जाता है, ट्रिप्सिन हो गया। इसके अलावा इसमें आपका एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज। और इसके अलावा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पाया जाता है जिसको हम लोग लाइपेज के नाम से जानते हैं। अब ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? तो ट्रिप्सिन जो यहाँ पे ट्रिप्सिन होगा, पी यहाँ पे ट्रिप्सिन यहाँ पे होना चाहिए ना, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का जो काम होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। इसके अलावा जो एमाइलेज होता है इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, फैट का पाचन करना, डाइजेशन करना। तो ये आपका पैनक्रियाटिक जूस में हो गया। गैस्ट्रिक जूस में देखा जाए तो गैस्ट्रिक जूस में भी पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना और रेनिन का काम होता है मिल्क प्रोटीन का पाचन करना। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा बाइल जूस जो होता है, तो बाइल जूस आपको मालूम होगा कि बाइल जूस आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो बाइल जूस का जो सेक्रेशन है वो आपका लीवर से होता है, यकृत से होता है। यकृत क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड आपका है। ठीक है, यकृत से होता है। और यहाँ पे जो यकृत से जो आपका बाइल जूस का जो सेक्रेशन होगा वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह वसा के पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या काम करता है? तो वसा का जो है इमल्सिफिकेशन करता है। अब इमल्सिफिकेशन होने से क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक जो जूस होते हैं ना वो उन पे आसानी से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि फैट के ऊपर जो आसानी से काम करते हैं और उनको पचाना जो है वो और भी आसान हो जाता है। तो इस कारण से इनमें से पूछा गया है कि इनमें से जो वो किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसको सही माना गया है। ठीक है, इसका आंसर जो है बाइल जूस सही माना गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संशय का विषय है कि यह जो लसिका जो चौथा वाला जो ऑप्शन दे रखा है लसिका रस, ठीक है, तो एक्चुअली कहा जाए तो इसमें भी जो है कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो काम होता है ये पाचन के बाद वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हो सकता है कि इसके पीछे रीजन नहीं दे रखा है कि आखिर इसको यहाँ पे क्यों नहीं माना गया है, लेकिन इसका जो है वो अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लेकिन एक बात अगर याद रखा जाए तो इसमें भी आपका कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो इसी कारण से ए मैंने बता दिया। बाकी इसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है वो है आपका शेर घास नहीं खाता। बिल्कुल सही बात है, शेर घास क्यों खाएगा? वो तो मांस खाता है।
बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो बिल्कुल सही बात है कि जो मांसाहारी जानवर है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। दोनों बात आपका सही है, सही स्पष्टीकरण भी आपका यहाँ पे है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका 9 खत्म हुआ। अगला सवाल देखिए, यदि किसी व्यक्ति की सैलिवा में लार एमाइलेज की हीनता होती है, यानी कि वो कमी हो जाती है, ठीक है। सैलिवा में जो एंजाइम होता है वो अगर नहीं होता है, किसी कारणवश कमी हो जाती है उसमें, तो यहाँ पे क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भोजन का पाचन होता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो वहाँ पे स्टार्च होता है वो माल्टोज में टूटता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो एमाइलेज नहीं होगा तो ये जो स्टार्च है वो माल्टोज में नहीं टूट पाएगा, है ना। स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन, तो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, तो वो स्टार्च जो माल्टोज में नहीं टूट पाएगा, ये चीज़ बाधित हो जाएगा। ये यही ना पूछा गया है कि मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी, तो ये कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, ये चीज़ बाधित हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोटीन तो आपका वहाँ पे मैंने आपको बताया ही नहीं था कि बकल कैविटी में प्रोटीन का या फिर वसा का या फिर विटामिन का अवशोषण होता है। मेन चीज़ था कि स्टार्च का जो है यहाँ पे क्या होता था, माल्टोज में यानी कि शुगर में चेंज होता था। ये चीज़ आपका यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ यहाँ पे बाधित हो जाएगा। 2022 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल देखिए, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहा जाता है, और ये किसका स्राव करती है, जो जेड में भंडारित होती है, XYZ है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़े जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, और कहाँ क्या स्राव करती है, तो बाइल जूस का स्राव करती है, जो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, 1 मिनट देख लीजिए इसको। अच्छा यहाँ पे बी नहीं होगा, सी ना होगा, यकृत हो गया, बाइल जूस हो गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब हुज लेंथ इज लेस देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बस इसका नाम ही स्मॉल है, बाकी जो इसका लेंथ होता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, और इसके बारे में थ्योरी के क्लास में मैंने डिस्कस किया था। बस ये नाम का छोटा है, ठीक है। अब सेकंड जो पूछा है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में जो पूछा है वो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, तो बिल्कुल सही बात है। लीवर और पेनक्रियाज से जो सेक्रेट होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो रिसीव करता है, ये आपका सही है। तीसरा में है कि यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस स्रावित करती है, तो ये बात भी आपका सही है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट सेक्रेट ए बाइल जूस। चौथा दे रखा है कि पेनक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन फैट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर फॉर्म, तो ये बात भी आपका सही है। लेकिन ये जो है ना पार्शियल रूप से इसको सही माना जा सकता है या फिर आंशिक रूप से इसको सही माना जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए वसा यहाँ पे जो पेनक्रेटिक जूस होता है वो केवल वसा को ही तो नहीं ना सरल रूप में परिवर्तित करता है, उसका काम है कि वो वसा के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया उसमें भी काम करता है, और उसको भी जो है यहाँ पे सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। तो यहाँ पे केवल दे रखा है फैट, तो फैट के बारे में दे रखा है, इसी कारण से इसको जो वो आंशिक रूप से सही माना जा सकता है और आंशिक रूप से गलत। तो इसी कारण से ओवरऑल कहा जाए तो इसको भी यहाँ पे सही नहीं माना गया है और इसको भी ऑप्शन में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको जो यहाँ पे गलत माना गया है और ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको क्यों नहीं माना गया ऑप्शन 4 को, ऑप्शन 4 में कुछ चीज़ें मिस कर रखा है। इसमें ये बात इसको लिखना चाहिए था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, ठीक है, वसा के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको इसीलिए इसको जो है वो रॉन्ग मान लिया गया है। तो सीटेट के एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो पार्शियल रूप से जो है वो आंशिक रूप से सही होते हैं या फिर आंशिक रूप से गलत होते हैं, तो उस कारण से उसको जो पूरा गलत ही मान लिया जाता है। अब देखिए, जेड इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ऐसा सूक्ष्मजीव होता है जो मनुष्य या फिर अन्य जंतुओं के आहार नाल में पाया जाता है। तो जब गाय वाला मैंने आपको बताया था, रूमिनेंट वाला, ठीक है, रूमिनेंट जानवरों के न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि उनमें उनके जो स्टोमक होते हैं फर्स्ट चैम्बर में, ठीक है, उसमें आपका जीवाणु पाया जाता है।
बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, तो मानव के किस एलिमेंट्री कैनाल में जो है वसा का पूर्ण पाचन होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और उंडुक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जुगाली जो जानवर करते हैं उनके आपके प्रथम आमाशय में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और वो पाचन में सहायता करते हैं, तो सही बात दे रखा है। प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन के किण्वन करते हैं, भोजन का जो फर्मेंटेशन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैसें उत्सर्जित करते हैं। तो दोनों बात आपका सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 2021 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है पीत की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई कम करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो अस्मिता यहाँ पे एक लड़की का नाम है। ठीक है, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनका जो है जो पीत की जो थैली है, ठीक है, गॉल ब्लैडर जो है वो उसको रिमूव कर दिया गया है। अब इसको ये एडवाइस दिया गया है कि ये जो तेल वाला या फिर घी वाला जो उतना भी सामग्री है उसको कम खाएं, कम यूज करें। अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। एसिडिटी अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे अगर देखने को मिले तो आप इसको समझ ऐसा सकते हैं कि देखिए हमने पढ़ा था कि पेट की जो थैली होती है, गॉल ब्लैडर जो होता है ना, का कार्य जो होता है, इसका जो गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन होता है वो यकृत से आने वाले बाइल जूस को संग्रहित करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे क्या हो रहा है कि गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले तो समझिए कि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर का जो काम होता है वो लीवर से आने वाले बाइल जूस को स्टोर करना और उसको कंसंट्रेट करना। जब पित्ताशय को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है तो पीत जो है सीधा कहाँ पे गिरेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिरेगा। ठीक है, जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिरेगा। यह प्रक्रिया अचानक वसा का पाचन को थोड़ा कठिन बना देता है। अब अगर ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगा तो इससे क्या होता है कि वह वसा का जो पाचन होता है, फैट का जो पाचन होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि क्या होता है कि इनको जो है ऐसे व्यक्ति को फैटी या चिकनाई युक्त भोजन कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फैट को पचाना यहाँ पे इनके लिए दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समस्या देखने को मिलेगी। इसी कारण से इनको सलाह दी जाती है कि ये जो फैट वगैरह जो खाएं वो बहुत कम खाएं, ना के बराबर खाएं। तो इस कारण से यहाँ पे देखा जाए तो ए तो आपका सही है। ठीक है, ए आपका जो है वो सही है। अब कारण के बारे में बात करें तो अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। तो यह सही है, अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव से अम्लता होती है, परंतु इसका पित्ताशय हटाने से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो दोनों का वाकई में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों आपका अपने जगह पे सही है, लेकिन कोई यहाँ पे डायरेक्ट जो वो रिलेशन नहीं है। तो इसी कारण से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फूड कंडक्शन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका गलत हो जाएगा। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो विलाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। गलत हो जाएगा। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होता है लेकिन चौड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं, ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी जो वो सही दे रखा है। देखिए ये आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किसका किसके साथ मैचिंग होगा आपको बताना है। यकृत का किसके साथ होगा, अमाशय का, पित्ताशय का और अग्नाशय का। ये आपका 2019 में पूछा गया सवाल था। तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जब इसका PDF हम आपको दे देंगे तो ज़्यादा नहीं, बस 2 बार सभी चीज़ों को आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा और जो भी सवाल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएंगे आप आराम से उसको जो सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिए जाएंगे और नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में
और अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से, चैनल में कमेंट करने से, अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, नया नया क्लास को देने में अच्छा लगता है, और हम भी प्रयास करते हैं कि आपको और भी बेहतर ढंग से चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड करें, कंटेंट को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।